हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो भाई? क्या हालचाल है? कैसे हो सब लोग? सभी लोगों का कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत। दिस साइड शुभम स्वर्णकार, और एक बार फिर से हम लोग कंप्यूटर साइंस को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। चलिए, टॉपिक की जहां तक बात है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर क्या है। ठीक है, स्टार्ट हम लोग करते हैं कि जब भी वेन एवर वी स्टार्ट एनी टॉपिक, जब भी किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाता है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है। हम सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लाइक साइंस पढ़ते हैं ना, तो साइंस क्या है ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर खुद क्या है, कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कंप्यूटर आया कहाँ से, हम क्यों कंप्यूटर को इतना फोकस्ड होकर के पढ़ते हैं, क्यों आजकल हर एग्जामिनेशन में कंप्यूटर को एक इंपॉर्टेंस दे दी गई है। हर एग्जाम में कंप्यूटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बेसिक एडवांटेजेस क्या है, क्या कंप्यूटर के लाभ हैं, क्या कंप्यूटर की हानियां हैं, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर क्या है। सबसे पहली बात करते हैं कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर की जहां तक बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं गाइस कि कंप्यूटर जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। गुंजन गुड इवनिंग। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो काम करते हैं उसे कहा जाता है इनपुट। हम कंप्यूटर से कुछ भी करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और वो जो चीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है, हमारा इनपुट लेकर के उसे करता है प्रोसेस, उस पर करता है एग्जीक्यूशन, और हमें फाइनली क्या देता है, रिजल्ट देता है, हमें देता है आउटपुट। यानी कि हम ये कह देंगे कि कंप्यूटर जो होता है यूजर से, या पहले हम लोग कहेंगे कि कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो यूजर से इनपुट लेकर, जो यूजर से इनपुट लेकर, यूजर से इनपुट लेकर उसे क्या करती है, प्रोसेस करती है। यूजर से इनपुट लेकर उसे क्या करती है, प्रोसेस करती है, और ये सारा का सारा यानी कि प्रोसेसिंग होने के बाद में हमें आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है, हमें आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है, बात को पकड़िएगा अच्छे से, आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है। यानी कि हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हमने जब कंप्यूटर को कोई भी चीज़ इनपुट में दी तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर क्या करेगा, हमें रिजल्ट प्रदान करता है, हमें आउटपुट प्रदान करता है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट दिया गया वो इनपुट क्या दिया गया, यूजर के द्वारा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है गाइस कि कंप्यूटर जो होता है वो 3 काम करता है। कंप्यूटर के बेसिक में 3 काम होते हैं। सबसे पहले इनपुट, फिर उसके बाद में प्रोसेस, और उसके बाद में हमें वापस दे देता है आउटपुट, हमें दे देता है आउटपुट। अब एक चीज आती है कि इनपुट दिया, हाँ जी रोज चलेगी क्लास, रोज इसी समय चलेगी। ठीक है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, यूजर से इनपुट लिया, इनपुट को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट दिया। अब एक चीज देखना यहाँ पे कि जब हमने इनपुट दिया, इनपुट कौन देगा, इनपुट देगा यूजर। इनपुट कौन देगा, इनपुट देगा यूजर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो समझता नहीं है, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता। कंप्यूटर तो हमने जो चीज़ दी उसके ऊपर काम करता है। तो देखिएगा कि यूजर ने अगर इनपुट दिया तो इनपुट में क्या दिया, यूजर ने अगर इनपुट दिया तो इनपुट में क्या दिया, इनपुट में 2 चीजें दी जाती है। इनपुट में एक चीज दी जाती है डेटा, और एक चीज दी जाती है इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को जो दिया जाता है इनपुट, उसमें 2 चीजें दी जाती है, एक दिया जाता है डेटा और दूसरा दिया जाता है इंस्ट्रक्शन। अब डेटा का क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है, तो डेटा की जहां तक बात करूं तो डेटा को हम लोग बोलते हैं आंकड़े, या मैं कह सकता हूं कि जो डेटा होता है वो होता है रॉ फैक्ट्स। ठीक है, अब रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या, रॉ फैक्ट्स हर वो चीज होती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। यानी कि रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। जिनका
कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डेटा। यानी कि कच्चे आंकड़े, यानी कि रॉ फैक्ट्स जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं डेटा, ठीक है। आगे वाली बात सुनो, आगे वाली बात सुनो कि रॉ फैक्ट जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसे डेटा कहते हैं। तो डेटा कोई भी नाम हो सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूं, कोई एक नाम बोलूं जिसका मतलब किसी को नहीं पता है, इसका मतलब वो क्या है, वो डेटा हो गया। जैसे मैंने बोला राम, अब राम क्या होगा, राम का तब तक कोई अर्थ नहीं हो सकता जब तक मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दे दूं, जब तक मैं आपको उसके बारे में इंस्ट्रक्शन ना दे दूं। या जैसे मैंने आपको एक पेन दिया, मैंने बोला ये लो एक पेन, अब इस पेन का मतलब तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आपके दिमाग में पूरा अच्छे से समझ ना आ जाए। यानी कि मैं अगर पेन दूंगा तो आप मुझे बोलोगे कि सर मैं क्या करूं। अगर मैंने आपको कोई पेन दिया तो आप मुझे बोलोगे सर इसका क्या करूं, तो यानी कि ये क्या है, आपके लिए डेटा है। मैंने कोई किताब आपको दी, आप मुझे पूछते हो कि सर इसका मैं क्या करूं, इसका मतलब वो बुक आपके लिए क्या है, डेटा, क्योंकि उसका मतलब आपको नहीं पता। तो हर वो चीज जिसका आपको मतलब नहीं पता, जिसका एक अर्थ नहीं होता आप लोगों के लिए, इसका मतलब हम लोग उसे क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। अब डेटा कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अगर मैंने ये बोला 2 + 2, अगर मैं बोलूं कंप्यूटर को 2 और 2, अब कंप्यूटर इनके ऊपर क्या करेगा, मैंने बोला कंप्यूटर को 2 और 2, कंप्यूटर क्या करेगा। अब आप बोलोगे सर हम जोड़ सकते हैं, हम घटा सकते हैं, हम भाग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जोड़ेगा नहीं, हमेशा घटाएगा नहीं, हमें बोलना पड़ेगा जोड़ो, तब जोड़ेगा। यानी कि ये 2 और 2 जो है वो तो क्या है, डेटा। और हमें साथ में देना पड़ता है इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन बताता है कि करना क्या है, इंस्ट्रक्शन बताता है कि करना क्या है। इसलिए हमें इनपुट में डेटा भी देना पड़ेगा और हमें इनपुट में इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा। यानी कि हमें इनपुट में डेटा भी देना पड़ेगा, हमें इनपुट में इंस्ट्रक्शन या निर्देश भी देना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें बराबर बराबर इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रोसेस क्या करता है कि जो डेटा दिया था उस पर इंस्ट्रक्शंस के बेस पर कैलकुलेशंस करना। यानी कि जब 2 और 2 को जोड़ा तो उसे हम लोगों ने क्या कहा, प्रोसेस। और फाइनली हमें जो आउटपुट मिला, जो 4 मिला, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, आउटपुट। यानी कि जो आउटपुट होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा, उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा। जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस्ड डेटा कहलाएगा, वो मीनिंगफुल डेटा कहलाएगा, मीनिंगफुल डेटा कहलाएगा। उसे हम लोग इंफॉर्मेशन भी कहेंगे, उसे हम लोग इंफॉर्मेशन भी कहेंगे। यानी कि आउटपुट आपका प्रोसेस्ड डेटा है, आउटपुट आपका इंस्ट्रक्शन, आपका जो है मीनिंगफुल डेटा है, आउटपुट आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हाँ जी, कोई भी नाम और कोई भी नंबर डेटा होता है। अब ऐसे अगर आप करना चाहो तो साउंड एक डेटा है, वीडियो एक डेटा है, लेकिन इनसे हम लोग समझते हैं, तो मैं इनको प्रॉपर डेटा कभी नहीं कह सकता। डेटा वो चीज़ है जिसे कंप्यूटर नहीं समझे, अगर उसे समझ गया है तो फिर वो डेटा नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको बोला कि एप्पल का मतलब सेव, आप सब लोग समझ चुके हो, तो एप्पल डेटा नहीं है, एप्पल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर डेटा होता तो इसका मतलब उसके बारे में आपको खबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि डेटा वो है जिसका अर्थ नहीं है, और अगर किसी का मीनिंग निकलता है तो फिर वो डेटा नहीं है। बात आ गई समझ में। डेटा कौन है, जिसका अर्थ नहीं है, अगर उसका अर्थ निकल चुका है तो फिर वो डेटा नहीं है, ठीक है, ठीक है। बात आ गई समझ में। हाँ जी, कंप्यूटर क्या सिर्फ मशीन लैंग्वेज में ही समझता है, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है। और एक्चुअल में जब हम लोग कंप्यूटर की शुरुआत की बात करें तो मशीन लैंग्वेज जैसा कुछ था ही नहीं। हम तो इतना सा कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो केवल और केवल 0 और 1 की स्ट्रिंग्स में काम करता है, 0 और 1 की स्ट्रिंग में काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी, या जिसे हम लोग कहते हैं मशीन। लेकिन वास्तव में क्या 0 और 1 आया था? क्या किसी ने बनाया था क्या 0 और 1? तो मैं कहूँगा नहीं, 0 और 1 नहीं बना था। तो कहाँ से हमने पढ़ा है 0 और 1? देखो, अगर एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, मैं ये कहता हूं कि जब 1940 के अंदर 1940s के जो कंप्यूटर्स थे वो भी 0 1 समझते थे।
आज 2022 का जो कंप्यूटर है वो भी 0 और 1 में ही काम करता है। तो फिर हम क्यों पीढ़ियां पढ़ते हैं? मैं क्यों कहता हूं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं? मैं क्यों कहता हूं कि हम कंप्यूटर की दुनिया में बहुत आगे जा रहे हैं? मैं क्यों कहता हूं कि हम लोग 5th जनरेशन में काम कर रहे हैं, जबकि 1940 का कंप्यूटर भी 0 और 1 समझता था और आज का कंप्यूटर भी 0 और 1 समझता है। अंतर क्या हुआ फिर? अंतर क्या हुआ भाई? जब उस जमाने में भी 0 और 1 चलता था, आज भी 0 1 चलता है, तो इसका मतलब क्या? हमने क्यों बनाया फिर कंप्यूटर को? एडवांस करने का मतलब ही क्या रहा जब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ ही नहीं रहा है? तो प्रॉब्लम क्या है गाइज? 0 और 1 का मतलब है यहां पर केवल और केवल 0 को बोलते हैं लो वोल्टेज और 1 को बोलते हैं हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, ठीक है। तो यानी कि ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वो धीरे धीरे आज भी 0 और 1 समझता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर उस जमाने में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे और आज भी कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यानी कि अगर हमारा कंप्यूटर बिजली से चलना बंद हो जाएगा तो वो 0 और 1 की अलग बात है, लेकिन जब तक कंप्यूटर की पिन बिजली में लगेगी तब तक कंप्यूटर 0 और 1 ही समझेगा। मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर हाई पल्स और लो पल्स में काम करता है। ये है 0 और 1। और इनकी जो लैंग्वेज आई थी पहली पीढ़ी में, शुरुआत में, उसे हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, नाम दे दिया। और क्योंकि मशीन लैंग्वेज में काम करते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि सब कोडिंग 0101 में होती थी। इसमें एरर समझना इतना मुश्किल था, माना कि मैंने 1000 बार 0101 लिख दिया है, तो जब मैं उसे फाइंड आउट करूंगा, एरर ढूंढनी है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? मेरी एरर कहाँ पर है? सब चीज़ें तो सेम है। तो इस मशीन लैंग्वेज की कमियों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज को बनाया था, है ना। मशीन लैंग्वेज की कमियों को पूरा करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया था। और क्योंकि भाई जो असेंबली लैंग्वेज थी वो पूर्णतया इंग्लिश पे नहीं गई थी, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को हम लोगों ने इंग्लिश में लिखते थे, इसलिए असेंबली लैंग्वेज की जो कोडिंग है वो हम लोग कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल थी। असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग जो थी वो अल्फा न्यूमेरिकल थी। इसका मतलब यह है कि असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग तो 0101 में ही थी, लेकिन जब ऑपरेशन करना था, जैसे मुझे इनको ऐड करना है, तो मशीन लैंग्वेज में अगर जोड़ना था तो मुझे तो 0101 ही लेना था, लेकिन अगर मैं गणित में जोड़ूंगा, इसमें जोड़ूंगा, तब मुझे यहाँ पर एडिशन, तब मुझे यहाँ पर MUL, ये कुछ निमोनिक्स ऐड करने पड़े। ठीक है। हम कहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स यूज में लिए जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश के जो है संकेत यूज में लिए जाते हैं, जिन्हें हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि असेंबली लैंग्वेज भी की कोडिंग भी 0101 में ही थी। केवल जो थे इंस्ट्रक्शन जो थे, असेंबली लैंग्वेज का डेटा तो आज भी 0101 में था, केवल और केवल उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इन इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोड कन्वर्ट हुए थे, जो निर्देश कन्वर्ट हुए थे, उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? निमोनिक्स। तो इसलिए क्या था, अब क्योंकि कंप्यूटर तो ये समझता था ना, निमोनिक्स तो कहाँ समझेगा? चलो 0101 कंप्यूटर समझ भी जाएगा, लेकिन एडिशन, मूल, डिवाइडेशन ये कंप्यूटर नहीं समझ था। इसलिए इन्हें कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया असेंबलर। ठीक है, जिसका नाम रखा गया असेंबलर। ठीक है। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। यहाँ देखो वापस कि मैंने ये कहा था कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ी। हमने डेटा को यूज़ किया, हमने इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया, डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ किया, और हमें क्या मिला? आउटपुट। अब एक बात आती है गाइज कि ये कहता है कि कंप्यूटर को यूज़र इनपुट देता है ना। ठीक है, कंप्यूटर को यूज़र इनपुट देता है, तो ये यूज़र कौन है? तो ये यूजर कौन है? यूजर की जहां तक बात करूं तो यूजर के बारे में ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है, कोई भी पर्सन जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूजर।
अब क्या जिंदा लोग ही यूज़र हो सकते हैं? क्या कोई नॉन लिविंग चीज़ यूज़र नहीं हो सकती? तो मैं कहूँगा लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, क्योंकि यूज़र होते हैं दो प्रकार के। पहला जो यूज़र होता है उसे कहा जाता है ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग, यानी कि तुम लोग, यानी कि मानव। और सेकंड नंबर जो यूज़र होता है उसे कहा जाता है रोबोट। अब क्या हुआ? यूजर तो हो गए दो प्रकार के, एक हम लोग हैं, एक आपका रोबोट है या मशीन है। लेकिन जब कंप्यूटर को यूज करेंगे तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई मानव बैठा है या मशीन बैठी है? कंप्यूटर को यूज करने वाले हम लोग हैं या कंप्यूटर को यूज करने वाला कोई मशीन है, कोई रोबोट है? ये कंप्यूटर को तो बताना पड़ेगा। तो ये बताने के लिए, इन दोनों में अंतर करने के लिए एक तकनीक, एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई जिसे कहा जाता है कैप्चा। एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई, यानी कि यूजर, ह्यूमन बींग्स और रोबोट, इन दोनों के बीच में विभेद करने के लिए, अंतर करने के लिए एक तकनीक विकसित की गई जिसे कैप्चा कहते हैं। इसे कहा जाता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट to tell computers and human apart। यानी कि कंप्यूटर को बताने के लिए कि उसे यूज करने वाला कोई मशीन है या मानव है, कंप्यूटर को प्रयोग में लेने वाले कोई मशीन है या कोई मानव है, ये चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ा? कैप्चा को क्रिएट करना पड़ा। कैप्चा को क्रिएट किया गया 2003 के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो गाइस, क्योंकि हम लोग जब कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो हमें नीचे कुछ कोड आता है, सिक्योरिटी डिजिट, जिसमें कभी कभी नंबर होते हैं, कभी कभी अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है, यानी अल्फ़ाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए ही कैप्चा को एडवांस किया गया। और आजकल हम लोग कैप्चा के साथ में, इस कैप्चा के साथ में हम लोग यूज़ में लेते हैं रीकैप्चा, ठीक है। इस रीकैप्चा को कहा जाता है रिवर्स कैप्चा। और एक प्रकार का कैप्चा और है जिसे बोला जाता है एन कैप्चा, जिसे बोला जाता है न्यू कैप्चा। तो ये कैप्चा जो होता है वो यूज़र और मशीन के बीच में अंतर करता है कि मशीन क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है और रोबोट क्या है। इन दोनों में विभेद करने के लिए हम लोग कैप्चा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर में यूज़र कौन हुआ, कंप्यूटर का प्रयोग कौन करते हैं, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये सब करने के बाद में हमारे पास में आते हैं कि भाई कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो कंप्यूटर के कुछ लाभ, एडवांटेजेस, फायदे, कंप्यूटर के कुछ लाभ एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला आता है स्पीड। देखो भाई, बात ऐसी है कि कंप्यूटर है वो तेज़ गति से काम करता है। हम कहते हैं कि यार कंप्यूटर तो करोड़ों कैलकुलेशंस कर देता है, लाखों कैलकुलेशंस कर लेता है। तो ये नाम कहाँ से आया? करोड़ों कैलकुलेशंस करता है, ठीक है, बट किसने बोला? यूँ थोड़ी रात को सपने में आया था कि भाई करोड़ों कैलकुलेशंस करनी है, हमारा कंप्यूटर करोड़ों कैलकुलेशंस कर लेगा। नो, एक यूनिट है। कंप्यूटर की स्पीड को मापने वाली जो यूनिट है उसे कहा जाता है GHz, यानी कि गीगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर की यूनिट को गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या है? ठीक है, कंप्यूटर में जो गीगाहर्ट्ज़ है उस गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या है? तो गाइस, गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 10 की पावर 9 गणनाएं प्रति सेकंड। 10 की पावर 9 गणनाएं प्रति सेकंड, ये होता है गीगाहर्ट्ज़ का मतलब। तो आज का कंप्यूटर जो है वो गीगाहर्ट्ज़ में काम करता है, 10 की पावर 9 के अंतर्गत काम करता है। आज की स्पीड की बात करूं तो आज का कंप्यूटर लगभग 3.5 गीगाहर्ट्ज़
यानी कि 3.5 गीगाहर्ट्ज में काम करता है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर की करंट स्पीड, तो करंट स्पीड जो हो जाएगी आप लोगों की 10 की पावर 9 प्रति सेकंड के बेस पर 3.5 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 3.5 गुणा 10 की पावर 9 प्रति सेकंड की स्पीड से कंप्यूटर जो है वो काम करता है। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें तो कंप्यूटर के बारे में कहते हैं कि सर कंप्यूटर के अंदर विशेषता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को हिंदी में कहा जाता है शुद्धता, शुद्धता या परिशुद्धता। हम कहते हैं कि भाई कंप्यूटर जो है ना वो एकदम शुद्ध काम करता है, एकदम 100% शुद्ध काम करता है, आउटपुट हमेशा सही है। तो क्यों कहते हैं 100% शुद्ध? क्योंकि गाइस देखो, आपने भी कभी काम किया होगा कैलकुलेटर पे, जब कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो आउटपुट गलत भी तो आता है। हम कहते हैं ना कि कैलकुलेटर गलत है, लेकिन कैलकुलेटर गलत नहीं है, कैलकुलेटर अपनी जगह पे सही है। हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, हमने इनपुट गलत दिया है, इसलिए कंप्यूटर आउटपुट गलत दे रहा, बाकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि कंप्यूटर जो है वो गीगो का फॉलोवर है, यानी कि गार्बेज इन, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट को फॉलो करता है। इसका मतलब यह है डियर कि कंप्यूटर के अंदर जैसा इनपुट जाएगा, जैसा इनपुट जाएगा ठीक वैसा ही आउटपुट आएगा। ठीक है, जैसा इनपुट जाएगा ठीक वैसा ही आउटपुट आएगा। इसका मतलब हो गया क्या? इसका मतलब हो गया कि अगर इनपुट सही जाएगा तो आउटपुट सही जाएगा, अगर इनपुट गलत जाएगा तो आउटपुट गलत जाएगा। तो इस गीगो के सिद्धांत के कारण कंप्यूटर का आउटपुट जो है वो 100% शुद्ध होता है। ठीक है, कंप्यूटर का आउटपुट गीगो के सिद्धांत के कारण 100% शुद्ध होता है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी इसको दी जाती है। ठीक है, और बात देखो, जब हम लोग 3 नंबर पे चलते हैं तो मैं 3 नंबर पे कहूंगा कि कंप्यूटर की जो तीसरी विशेषता है वो होती है वर्साटाइल। वर्साटाइल यानी कि बहुरूपी। कंप्यूटर एक बार में एक से अधिक काम कर सकता है। ठीक है, एक बार में हम लोग गाने भी सुन सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, या टाइपिंग करते करते दूसरे काम कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। इन द सेंस कि कंप्यूटर एक बार में एक से अधिक काम करने की हमें परमिशन देता है। यानी कि क्या हुआ? यानी कि एक समय में एक से अधिक काम, या इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमें मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है। कंप्यूटर हमें मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है, इसलिए कंप्यूटर पर हम लोग एक समय में एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं। ये होता है कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग होना या बहुरूपी होना। चौथा जो विशेषता आता है इसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक होना। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक होना यानी कि स्वचालित। अब देखो भाई, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अपने आप तो काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर जो है वो अपने आप तो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करेगा तो वो कैसे स्वचालित है, ऑटोमेटिक कैसे हुआ? जैसे आप लोगों ने प्रिंटर देखा है, प्रिंटर के ऊपर आपको अगर 500 पेपर प्रिंट करने हैं तो 500 पेपर प्रिंट कैसे होंगे? आप कमांड दोगे। तो आपने जब 500 पेपर की कमांड दे दी तो अब कंप्यूटर नहीं रुकने वाला। ठीक है, अब तो 500 पन्ने प्रिंट होते ही खत्म होगा। वो अलग चीज़ है कि बीच में कहीं पन्ने खत्म हो गए तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, बाकी पन्ने आपके खत्म होने, पेपर आपके प्रिंटिंग होने के बाद ही प्रिंटर रुकेगा। माना फोटोकॉपी मशीन में आपने 10 पन्ने प्रिंट में दे दिए, 10 पन्ने फोटोकॉपी में डाल दिए, तो वो काम होने के बाद ही खत्म होगा। माना कि आपने कोई गाना प्ले कर दिया, तो गाना जब खत्म होगा तो ही कंप्यूटर उसको रोकेगा। माना कि आपने कोई डाउनलोडिंग लगा दी, तो डाउनलोडिंग आपने लगाई लेकिन खत्म होने के बाद में प्रॉब्लम वो आपको बताएगा। यानी कि क्या हो गया? यानी कि मतलब हो गया कि कंप्यूटर जो है वो यूजर के द्वारा, यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेकर काम करता है, यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेकर कार्य करता है, यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेकर कार्य करता है। यानी कि अपने आप काम नहीं करता है, यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेकर काम करता है। ठीक है, और जब यूजर ने इंस्ट्रक्शंस दे दिया फिर वो अपने आप चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है रोहित, नमस्कार। अगला 5वीं जो विशेषता है इसकी वो आती है यहां पर डिलीजेंसी।
डिलीजेंसी यानी कि क्या होता है, उद्यमशीलता, परिश्रमी है कंप्यूटर, थकता नहीं है। हम तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाने के बाद में या 2 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद में जब घर पहुंचते तो मम्मी बोलती नाश्ता करेगा, कुछ खाएगा क्या, हम बोलते थोड़ी सी सांस खाने दो, बाकी सब बाद में, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं। कंप्यूटर नहीं थकता। अगर आप सीसीटीवी कैमरास देखते हैं ना, तो सीसीटीवी कैमरा के कारण कंप्यूटर जो बैकअप में रहता है वो 24 घंटे काम करता है, यानी कि 24/7 24/7 जो है वो कंप्यूटर कार्य कर सकता है ना। कंप्यूटर थकता नहीं है, 24/7 जो है वो कार्य कर सकता है, कंप्यूटर थकता नहीं है। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो है कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की स्मृति। देखो गाइस, हम लोग मेमोरी 2 प्रकार की यूज में लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग 7 नंबर में पढ़ेंगे, उसे हम लोग नाम देते हैं स्टोरेज। तो मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है? मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है? मेमोरी का मतलब ये हो गया कि डेटा को प्रोसेस करते समय, या अगर मैं एक चीज ये कहूं आपको कि आपका डेटा आपने जब कंप्यूटर दिया, ठीक है, आपने जब कंप्यूटर को इनपुट दिया तो वो इनपुट है वो सबसे पहले किसके पास जाता है? जब आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, जैसे आपने एंटर दबाया, तो वो सबसे पहले कहाँ गया? नमस्कार, कंप्यूटर को दिया गया इनपुट कंप्यूटर में सबसे पहले कहाँ जाता है? तो सबसे पहले जाता है रैम में, उसके बाद में सीपीयू में जाता है, उसके बाद में कंट्रोल यूनिट में जाता है। यानी कि मैं कहूँगा कि प्रोसेस करते समय या प्रोसेस करने से पहले, किसी भी डेटा को प्रोसेस करते समय हम लोगों को मेमोरी में रखना पड़ता है या प्रोसेस करने से पहले, क्योंकि अगर मैंने इनपुट दे दिया तो वो इनपुट सीधा का सीधा जाकर के कहाँ रुकेगा? मेमोरी में। ठीक है, सीपीयू में जाएगा बाद में। या अगर हम लोग किसी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि माना कि मैंने एमएस वर्ड को यूज़ कर रहा हूं, तो एमएस वर्ड का जब प्रोग्राम मैंने ओपन किया तो वो कहाँ पर स्टोर रहेगा? रैम में, लेकिन सेव कर दिया कहाँ चला गया? सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पर हम लोग मेमोरी शब्द का जो प्रयोग है, जो है वो प्राइमरी मेमोरी के लिए करते हैं, प्राइमरी मेमोरी के लिए करते हैं। इसीलिए गाइज आपको जब प्रश्न पूछा जाता है ना कि कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अगर आपको ऐसे पूछे कि कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बिट की, यानी कि बाइनरी डिजिट की। और जब स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हो गया कि सेकेंडरी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई की जब बात करेंगे तब अब हम लोग बिट में नहीं चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे किसमें? बाइट में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं सवाल कि प्राइमरी मेमोरी की इकाई कौन सी है? बिट है। सेकेंडरी मेमोरी की इकाई कौन सी है? बाइट है। प्राइमरी मेमोरी जो है, मेमोरी जो है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो है मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्टोरेज है। और यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करने के बाद स्टोर किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद स्टोर किया जाता है। ठीक है, हाँ भाई क्या कह रहे हो? डेटा को प्रोसेस करने से पहले, क्वेश्चन डिलीट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। वैसे डेटा को प्रोसेस करते समय या प्रोसेस करने से पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम लोग उसे सेकेंडरी मेमोरी रख दें। इज द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग इट और वाइल प्रोसेसिंग द डेटा? आई हैव रिटन बोथ द थिंग्स मिस्टर बादल, कि while processing the data we store it in primary memory, and before the processing of data if we give any input to the computer then we have to store in primary memory, and while processing the data we have to store in primary memory also। यानी कि मतलब ये हुआ कि इनपुट में दिया तो प्रोसेस करो चाहे मत करो, इनपुट दे दिया तो उसे प्रोसेस करो चाहे मत करो, रखना किस में पड़ेगा? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, उसे इनपुट में देवो या नहीं देवो, यानी कि आप इनपुट में दे दिया, अब प्रोसेस करो या मत करो, वो तो इनपुट चला गया तो उसे रैम में जाना पड़ेगा। ठीक है,
हाँ, नोट्स लिख सकते हो, उसे हम लोगों ने रैम में जाना ही पड़ेगा। और जब डेटा को प्रोसेस कर लिया, आपने पूरा काम कर लिया, अब आप उसे सेव करना चाहते हो तो सेव करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है। हालांकि बड़ा चैप्टर है, मेमोरी पढ़ेंगे हम लोग एक आध दिन में जैसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि जब लाभ पढ़े थे तो एडवांटेजेस हमने साथ देखे, अब कुछ नुकसान भी तो है कंप्यूटर के। तो जब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के नुकसान की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास में आता है नो आईक्यू, यानी कि सोचने की शक्ति नहीं होती कंप्यूटर की। कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर का आईक्यू होता है 0%। इसलिए कहा जाता है कि मानव यानी मनुष्य और कंप्यूटर में से इंटेलिजेंट कौन है, तो इंटेलिजेंट हम लोग हैं, कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देके इंटेलिजेंट बनाया गया। तो वी आर इंटेलिजेंट, कंप्यूटर 0% इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज 0%। सेकंड अगर बात करूं, फीलिंग्स, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर का जो भावनात्मक लगाव होता है वो होता है 0%। यानी कि अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर माना कि मैंने कोई एक लैपटॉप खरीदा है अच्छा सा 20-25 हज़ार रुपये का, और क्या हुआ कि 20-25 हज़ार रुपये का लैपटॉप लाया, रात को उसको चोर चुरा करके ले गए। ठीक है, तो रात को जब उसे चोर चुरा करके ले गए गाइज, तो अब जो चोर उसको यूज़ कर रहे हैं तो भी वो लैपटॉप वैसा ही चल रहा है जैसा मेरे पास चल रहा था। या ऐसा थोड़ी है कि चोर लोग जैसे ही लैपटॉप को खोलेंगे उसमें से आवाज़ आएगी पापा जाऊं करेगा वो। नहीं भाई, पापा जाऊं नहीं करेगा, क्योंकि लैपटॉप तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा हो गया है, खरीदा है मैंने, लेकिन मशीन है, और मशीन और मानव के बीच में भावनात्मक लगाव 0 होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में ना तो फीलिंग्स है और ना कंप्यूटर का आईक्यू होता है, सारी की सारी जो है 0 होती है। ठीक है, सारी की सारी चीजें 0 होती है, आईक्यू 0, फीलिंग 0। ठीक है, और आगे चलते हैं। जब हम लोग और आगे चलें तो कंप्यूटर के बारे में ये कहा जाता है, सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जब हम लोग सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम ये कहता है कि जब हम लोग काम करते हैं, देखो सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम का मतलब हुआ कि जब हम लोग कोई मल्टीपल यूनिट्स को मिलाते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है, यानी कि क्या हो गया, एक चीज़ यूँ समझो कि अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र की जब बात करेंगे तो गाइस ऐसा थोड़ी होगा कि एक आहार नली होती है और वो पाचन तंत्र है, इधर से आहार नली इधर से आया और ख़त्म हो गया, पाचन नली है जो है वो हमारा आहार नली जो है वो पाचन तंत्र हो गया। ऐसा तो नहीं है, पाचन तंत्र के अंदर आमाशय, अग्नाशय या ये जो चीज़ें हैं होती है वो काम करती है। तो इसका मतलब कंप्यूटर सिस्टम में भी अकेला जो है कीबोर्ड नहीं है, अकेला माउस नहीं है, मल्टीपल यूनिट्स काम करती है। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 इकाइयां मिलकर काम करती है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट जिसमें सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस काम करती है। फिर बात करता हूं मैं प्रोसेस यूनिट की, जिसमें आपका सीपीयू काम करता है। फिर बात करता हूं मैं आउटपुट यूनिट की, जिसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस काम करती है। और चौथे नंबर पे मैं काम करता हूं मेमोरी यूनिट की, जिसमें आपकी प्राइमरी मेमोरी और जिसमें आपकी सेकेंडरी मेमोरी काम करती है। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर के एक साथ काम करती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर एक ढांचे की बात करूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें होती है जिनको इंक्लूड किया जाता है। देखो तीर के निशान को समझना, यहाँ पर होगी वो आपकी होगी इनपुट यूनिट, यहाँ पर आपकी होगी आउटपुट यूनिट, यहां पर आपका ये जो चीज है ये कहलाता है प्रोसेस यूनिट, ये जो चीज है ये कहलाती है कंट्रोल यूनिट, ये चीज कहलाती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इनको रखा जाता है अलग, ये दो चीजों को रखा जाता है अलग।
ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो चीज़ें हैं ये सीपीयू की है। ये जो चीज़ है ये आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, ये होती है प्राइमरी मेमोरी। और ये जो लगाई है इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को अलग लिया जाता है और इसे हम लोग, जैसे हमने इनको जो नाम दिया था वो दिया था सीपीयू, तो हम इनको नाम देते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होती है वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी और कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। कैन वी कॉल द सीपीयू एज अ डिकोडर? यस, वी कैन कॉल सीपीयू एज अ डिकोडर because it gives the output, and whenever CPU gives the output it convert all the data into user language, because CPU understands all the data in machine language, and what we understood is human language. Then the machine language has to be converted into user language, and the work is done by the CPU. That is why CPU work as a decoder, यानी कि CPU आपका decoder की तरह काम करता है, because हमें कन्वर्ट करके देता है। और यहाँ पर बात करूँ इनपुट यूनिट में सारी डिवाइसेस काम करती है, कौन सी? आपकी इनपुट डिवाइसेस। और यहाँ पर अगर आपकी इनपुट डिवाइसेस काम करती है, ठीक है, इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस काम करती है, इसका मतलब यहां से जब डेटा यहां पर पहुंचेगा, जबकि सीपीयू आपका जो डेटा है वो मशीन लैंग्वेज में समझता है, यहां पर इनपुट डिवाइस को दिया गया डेटा आपका ह्यूमन लैंग्वेज में है। अब आती है प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो कीबोर्ड के अंदर केवल राम एंटर करते हैं, कंप्यूटर तो राम नहीं समझता, तो प्रॉब्लम आती है कि भाई राम को कैसे समझा जाए। तो प्रॉब्लम ऐसी है गाइस कि इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस जो काम करती है, यहां पर एक काम होता है जिसे कहा जाता है एनकोडिंग। इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट डिवाइसेस एनकोडिंग करती है। इसका मतलब गाइस ये हुआ कि ह्यूमन लैंग्वेज में जो इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर का प्रोसेस यूनिट उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना। इनपुट यूनिट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है सारा का सारा ये डिवाइसेस, और हमारा इनपुट यूनिट में जो डेटा दिया जाएगा वो सीधा कहाँ जाता है? प्राइमरी मेमोरी में, यानी कि रैम में। तो हमारे द्वारा दिया गया इनपुट सीधा कहाँ जाता है? रैम में। और रैम की कनेक्टिविटी होती है किसके साथ में? कंट्रोल यूनिट के साथ में। कंट्रोल यूनिट की कनेक्टिविटी होती है सेकेंडरी मेमोरी के साथ में। और बाकी ये तो डेटा तो आता ही जाता है, इसको तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कंप्यूटर को इनपुट देंगे वो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, लेकिन कंप्यूटर मशीन समझता है, इसलिए इनपुट डिवाइसेस एनकोडिंग का काम करती है, उसे कंप्यूटर को देती है। और जो डेटा इनपुट में जाएगा वो रहेगा रैम में, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करते समय रैम में रखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आप लोगों ने इसके अंदर एक नाम सुना होगा, रजिस्टर। रजिस्टर एक्चुअली इसका भाग, ये जो सीपीयू हमने बनाया रजिस्टर, इसके बीच में यहीं कहीं पर स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू गाइज एक चिप होता है, सीपीयू आपका एक हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर के लिए जो आपका रजिस्टर है वो भी क्या है? वो भी आपका हार्डवेयर है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हार्डवेयर है, रजिस्टर हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि सीपीयू हार्डवेयर है, और जब आपका सीपीयू अगर हार्डवेयर है तो सीपीयू के अंदर लगने वाली हर चीज हार्डवेयर है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर, डेटा बस, बहुत सारी चीजें होती है, वो अंदर की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इनपुट यूनिट ने जो डेटा दिया प्रोसेस यूनिट को, उसे कन्वर्ट किया, उसे एनकोड किया मशीन लैंग्वेज में, और जैसे ही सीपीयू ने डेटा को प्रोसेस किया, जैसे ही यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, उस डेटा को पहुँचाना था कहाँ पर? आउटपुट में। इसलिए आउटपुट में पहुँचाने का जो काम है वो कौन करता है? सीपीयू। और जब सीपीयू काम करता है वो पहुंचाने का, लेकिन यहां पर हम जो समझेंगे गाइस वो समझेंगे ह्यूमन लैंग्वेज में। तो इस मशीन लैंग्वेज से इस ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्जन का काम कौन करता है? सीपीयू। और यहां पर यह भी कहा जाता है या ये भी पूछे जाते हैं कि सीपीयू कौन सा था? तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज इक्वल्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दुनिया का पहला CPU था इंटेल
4004 किसने बनाया था? 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था। इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था। एक चीज और आती है कि जब इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 सीपीयू बनाया था तो हमने क्या बनाया था? इंडिया ने भी तो कुछ बनाया है। सवाल आता है, सवाल आ चुका है एक्चुअली। इंडिया ने भी एक सीपीयू बनाया है जिसका नाम रखा गया है शक्ति। ये माइक्रो प्रोसेसर कब बनाया? ये बनाया है 2019 में। किसने बनाया? ये बनाया है आपका आईआईटी मद्रास। और सपोर्ट में कौन था? SCL यानी कि सेमी कंडक्टर लैब, यानी कि सेमी कंडक्टर लैब। ठीक है, ये कहां पर है? ये है आपका चंडीगढ़ में। तो भारत का जो शक्ति माइक्रो प्रोसेसर है वो आईआईटी मद्रास और सेमी कंडक्टर लैब जो चंडीगढ़ में है, इन दोनों ने मिलकर के क्या है? इसे बनाया है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कौन सा है? इंटेल 4004। भारत का कौन सा है? भारत का है आपका कौन सा? शक्ति। ठीक है, ठीक है, हो गया यहां तक? बात आ गई समझ में? क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, सीपीयू क्या था, सीपीयू में क्या हुआ था। सीपीयू के तीन काम। सीपीयू की जो यूनिट्स है उसकी अगर बात करें या सीपीयू के पार्ट्स की बात करें, सीपीयू के जब पार्ट्स की बात करें तो सीपीयू के तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा? नंबर ए होता है आपका कंट्रोल यूनिट, नंबर एक होता है कंट्रोल यूनिट, नंबर दो होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा होता है रजिस्टर। देखो, जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग इनको नहीं देखते हैं। ये चीज़ें कहां पर है? ये चीज़ें आपकी है किस लिए? सीपीयू के अंदर। अब कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरी यूनिट है रजिस्टर। कौन क्या क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो होता है वो समस्त नियंत्रण रखता है कंप्यूटर का सारा मैनेजमेंट रखता है, इसलिए हम लोग इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि सारी नाड़ियां इसके हाथ में। कंप्यूटर में जो भी होगा कंट्रोल यूनिट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। जो भी जाएगा डेटा उसे कंट्रोल यूनिट मैनेज करेगी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जैसे डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस करती है, अर्थमेटिक यूनिट जैसे डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस करती है, गणनाएं करती है। एक करती है जोड़, बाकी गुणा और भाग की, और एक करती है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। 6 प्रकार की कैलकुलेशंस। इनका क्या मतलब हुआ? तो इनका मतलब ये हुआ भाई कि ये जो है वो होती है आपकी अंकगणितीय गणनाएं, क्योंकि हम लोगों के पास में दो नाम है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो एक हो गया अंकगणितीय काम और ये होता है तुलनात्मक कार्य। ये होता है तुलनात्मक कार्य। कौन करते हैं? ये काम करते हैं, हाँ, सीपीयू को सीयू को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये आपका तुलनात्मक कार्य है, दोनों काम है अलग अलग। दोनों काम कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और रजिस्टर के बारे में ये ख्याल है कि ये कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी और कंप्यूटर की सबसे कॉस्टलीएस्ट यानी कि महंगी मेमोरी होती है। यानी कि गाइज, आपका कंप्यूटर अगर 50-60 हज़ार का आता है तो उसका रीज़न है क्या? उसका रीज़न है केवल और केवल रजिस्टर। अगर रजिस्टर सबसे छोटा, सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी है। डबल बराबर का मतलब आता है इक्वल्स टू, यानी कि अगर मैंने ये बोला ए बराबर बराबर बी, यानी कि ये और ये क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। क्लियर?
दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। रजिस्टर एक, हाँ, रजिस्टर एक मेमोरी है जो सबसे छोटी है, सबसे तेज है और सबसे फास्ट है। इससे लगाने का रीज़न क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं रजिस्टर को? तो रजिस्टर को यूज करने का रीज़न ये है, रजिस्टर का प्रयोग केवल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है। कब? कैलकुलेशंस करते समय, कैलकुलेशंस करते समय रफ कार्य करने हेतु। अगर जो आपका एएलयू कैलकुलेशंस करेगा तो हाँ, हम कहते हैं, बिल्कुल मनीष जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एएलयू जो है वो कैलकुलेशंस करते समय जो डेटा स्टोर करेगी वो कहाँ करेगी? तो ये डेटा स्टोर करने की जो जगह है वो जगह आपकी कहलाती है रजिस्टर। और रजिस्टर का प्रयोग कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब रजिस्टर जो है उसे कहा जाता है सीपीयू की वर्किंग मेमोरी। सीपीयू की वर्किंग मेमोरी और सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी, क्योंकि बाकी सब तो अलग से लगती है, लेकिन जब सीपीयू खरीद के लाओगे बाजार से तो उसमें रजिस्टर लगा हुआ आता है, ठीक है। सीपीयू जब लाओगे बाजार से तो उसमें रजिस्टर लगा हुआ आता है, इसलिए रजिस्टर जो है वो सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी है, रजिस्टर जो है सीपीयू की वर्किंग मेमोरी है। इन दोनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। रजिस्टर सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहलाती है और रजिस्टर सीपीयू की आपकी इनबिल्ड मेमोरी भी कहलाती है, क्योंकि ये जो है वो सबसे नज़दीकी मेमोरी, सबसे पास की मेमोरी है। क्योंकि सीपीयू को काम करना है और मेमोरी चाहिए तो सीधा रजिस्टर पे जाएगा, ठीक है, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये सीपीयू के सारे भाग हैं, सीपीयू के सारे भाग हैं। सीपीयू के कार्य की बात करूं, देखो सीपीयू के कार्य, फंक्शंस, सीपीयू के फंक्शंस ऑफ सीपीयू, तो 4 फंक्शंस होते हैं। एक नंबर जो फंक्शन होता है उसे बोला जाता है डेटा फैच। डेटा फैच, डेटा फैच का मतलब हो गया कि सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा डिफॉल्ट रूप से स्टोर होता है उनको प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, वो लोडिंग कहलाता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी से डेटा जब सीपीयू में जाता है वो डेटा फैच कहलाता है, ठीक है। रोम की कहते हैं सर? नहीं भाई नहीं, रोम अलग है। रोम कंप्यूटर की इनबिल्ड मेमोरी है, ये सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी है, दोनों अलग अलग है। रोम कंप्यूटर की इनबिल्ड मेमोरी है क्योंकि मदरबोर्ड पे लगी रहती है, और रजिस्टर सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी है क्योंकि सीपीयू पे लगी रहती है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो डेटा फैच का मतलब होता है कि रैम से जब डेटा सीपीयू में आता है तो इसे डेटा फैच कहते हैं। एक जब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा को लोड करना, इसे डेटा की लोडिंग कहा जाता है। दूसरा जो काम आता है वो होता है डीकोडिंग, ठीक है। अभी किसी ने पूछा था डीकोडिंग का मतलब क्या हो गया? डीकोडिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो डेटा पे काम कर रहे थे, हम लोग जिस डेटा पर काम कर रहे थे उसे जब सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है तो सीपीयू काम करता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन जब आउटपुट देगा तो हम समझते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, यानी हमारी लैंग्वेज में, तो उसे कन्वर्ट किया जाता है जब आउटपुट में भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो काम होगा वो होगा डीकोड, यानी कि क्या हो जाएगा? कन्वर्ट किया जाएगा। एक होता है एनकोड करना, हाँ, एनकोड करना, एक होता है डीकोड करना। तो एनकोडिंग इनपुट डिवाइसेस करती है और डीकोडिंग सीपीयू करता है। उसके बाद में जो डेटा आता है उसे किया जाता है एग्जीक्यूट, यानी कि उसके ऊपर सारे के सारे ऑपरेशन करना। और चौथा काम है राइट बैक। राइट बैक मतलब डेटा को वापस मेमोरी में सेव कर देना, ठीक है। डेटा आया था, डेटा पर हमने काम किया था, डेटा को हमने प्रोसेस किया था, और ये सब करने के बाद डेटा को फाइनली मेमोरी में ले जाके सेव कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ये होता है राइट बैक या ये होता है स्टोर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हमने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के ऑपरेशन क्या है, कंप्यूटर के फायदे क्या है, कंप्यूटर के लाभ क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और सीपीयू खुद क्या होता है। इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझिएगा, बहुत काम की चीज़ें बीच में आती है, ठीक है।
अब इन सब चीज़ों को करने के बाद में ये भी कहा जाता है कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर की सारी टेक्निकल जो सेटिंग्स है वो उसके अंदर स्टोर रहती है, यानी कि जो भी अपडेट होगा, जो भी काम होगा, वो सारे के सारे करने का काम जो है वो कौन करेगा, वो करेगा आपका सीपीयू। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि भाई सीपीयू कौन है, सीपीयू करता क्या है, सीपीयू की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों कंप्यूटर सिस्टम में बिना सीपीयू के कुछ नहीं होता, क्योंकि ये 4 काम हैं और ये 4 काम बहुत मैटर करते हैं। उसके अलावा सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, हाँ जी बेच आएगा, ठीक है, वो करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कैलकुलेशंस करता है। देयर आफ्टर गाइज वो क्या करता है, डेटा के ऊपर वर्किंग करता है, इसलिए रजिस्टर चाहिए। ठीक है, हाँ जी रेगुलर चलेगा, टाइमिंग हमारा यही रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, इसी समय रोज मिलेंगे शाम को। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा एंड शेयर करिएगा जैसे जैसे लोगों के पास में पहुंचेगी। ठीक है, यूट्यूब फ्री पर ही होता है। हाँ जी, हाँ ग्रेजुएशन और ओ लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, बिल्कुल चल जाएगा मामला। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कल मिलेंगे वापस, यहाँ से आगे शुरू करेंगे हिस्ट्री और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स को हम लोग लेंगे, और रेगुलर ये क्लास आपकी चलती रहेगी। तो लोगों को ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये काम तो आपका, बाकी मैंने अपना काम तो पढ़ाने का कर ही दिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।